लास्ट में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट किया था, उसमें हमने न्यूक्लियस को स्टडी किया था, बाइंडिंग एनर्जी को हमने वहाँ पे स्टडी किया था, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस वो हमने किया था। वो हमें आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि हमारे पास जितने भी चीजें हैं, आपको जितने भी चीजें नजर आ रहे हैं उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो? थ्रू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी सी तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, आप जस्ट मास ले लो, उस चीज का आप मास ले लो, और उसमें कितनी एनर्जी होगी, तो वो आप उससे उस इक्वेशन के थ्रू आपको आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो उसके बाद हमने न्यूक्लियर इक्वेशन को डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमने फिजन फ्यूजन को डिस्कस किया था, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर हमने डिस्कस किया था, एक कर्व हमने डिस्कस किया था। तो फ्यूजन को तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन फ्यूजन का थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हाफ लाइफ को डिस्कस कर लेंगे, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ये बस उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास इस तरह होता है ना कि अच्छा, हमारे पास इस तरह होता है कि जो हमारे पास एटम में क्या होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है। सही, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और इसी वजह से ये स्टेबिलिटी होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसी वजह से ये स्टेबल होते हैं। सही, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज का, इस दुनिया में हर चीज का एक पेयर बनाई हुई है। सही है, एक प्लस दूसरा माइनस। सही है, तो उसी वजह से स्टेबिलिटी आ गई है। सही, दुनिया में। तो इस तरह यहाँ पे भी एटम में हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है। सेकेंड फोर्स जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स है। थर्ड फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बहुत कम है, दैट इज नियर टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। सही है, जीरो के बराबर होता है, बहुत कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमने वैसे भी पढ़ा है, हमें वो एक लॉ था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जितने भी बॉडीज हैं अर्थ पे, जितने भी बॉडीज हैं उनके दरमियान एक फोर्स होता है, और वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी फॉर एग्जांपल ये बार पॉइंट और इस बार पॉइंट के मिड में भी एक फोर्स है, वो फोर्स कौन सा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो बहुत कम है, वो फील नहीं होता। इसको मैं क्लोज कर लूँ या दूर कर लूँ तो वो फील नहीं होता। सही, तो ये बहुत कम होता है। इस तरह ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स होते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें उन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो वैसे ही नेग्लिजिबल ही होगा वो जैसे हमारे यहाँ नेग्लिजिबल होगा। होता है, बहुत कम होता है कंपेयर टू दी अदर टू फोर्सेस, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर ये वो बहुत कम होते हैं। सही है। अच्छा, हमारे पास इसमें एक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, दूसरा फोर्स जो है वो हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स कौन सा फोर्स होगा आपके ख्याल में? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। जी, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में होगा। सो दैट फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स होगा वो। नो, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मींस के कूलम फोर्स, जो कूलम लाने हमें दिया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दो चार्ज। चार्जेस हैं और उनका जी, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो बस ये रिपल्सिव फोर्स होगा। सही है। तो एक फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स होता है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान होता है, दैट फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो रिपल्सिव फोर्स होता है। दूसरा जो फोर्स है दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। और ये फोर्स जो होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ये जिस तरह ग्लू होता है ना, ग्लू उसी तरह का होता है। सही है, सिंपल, बस ग्लू को ध्यान में रखो, जिस तरह ग्लू होता है ना वो पार्टिकल्स को मिला लेता है, इस तरह ये सारे प्रोटॉन्स को मिला लेता है, तो दैट फोर्स इज द न्यूक्लियर फोर्स। तो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, और जो दूसरा फोर्स है दैट इज रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, आपका जो स्टेबल, इसके बाद हमारे पास होता है स्टेबल न्यूक्लियाई, एक हमारे पास होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो स्टेबल में आपका स्टेबल जो न्यूक्लियर होता है उसमें योर अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्स। इट मींस दैट योर न्यूक्लियर फोर्स विल बी ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल। सही है, जब आपका अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होगा रिपल्सिव से तो आपका स्टेबल न्यूक्लियर हो गया, और दूसरा जो हमारे पास अनस्टेबल है उसमें आपका अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज लेस देन दी रिपल्सिव फोर्स। और यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन ये कि एक तो ये होगा। सही है, और दूसरा ये कि यहाँ पे आपका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, स्टेबल में सर। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, जी स्टेबल में, दैट इज नियर टू 1 होता है। सही है, लेकिन हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है उसमें आपका जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होता है दैट इज ग्रेटर देन 1। ये असल में एमसीक्यूज में आ जाते हैं ना कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, बस ये आप इस तरह नोट डाउन कर लो। जिस तरह हमारे पास हैवी पार्टिकल्स होते हैं, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। लाइक हमारे पास जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235,
इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 92 प्रोटॉन्स होते हैं और 143 आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 143 डिवाइड बाय 92 इसको आप कर लो तो दैट्स इक्वल टू 1.55। ठीक। सही है। तो इट मींस तो कि जब आपका ज्यादा हो गया तो मतलब ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। और यू कैन से दैट द बाइंडिंग एनर्जी में अगर आप कहते हो तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो फिर तो ये स्टेबल होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कम होती है तो फिर हाँ, अनस्टेबल होता है, बाइंडिंग समझ एनर्जी इसकी कम होती है। सही है। अच्छा, अगर मैं गए। इसको यहाँ तक तो वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये यूरेनियम कहता है कि चलो सही है, जी सर। मेरे अंदर 143 न्यूट्रॉन्स है, 92 प्रोटॉन्स है, मैं यानी तबाही नहीं बचाता, मैं पार्टिकल्स में डिसिपेट नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि अगर आप और न्यूट्रॉन्स को बढ़ाओगे, अगर आप किसी दूसरे न्यूट्रॉन्स को लाओगे, किसी दूसरे गैस को लाओगे, तो फिर मैं पार्टिकल्स में हो जाऊंगा, यानी दूसरे पार्टिकल्स में फिर यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊंगा। तो किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम को ले लेते हैं। सही है, यूरेनियम 235 को ले लेते हैं। सही है। तो यूरेनियम 235 प्लस 92 प्लस न्यूट्रॉन, इसके ऊपर मैं न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन को मैंने ज्यादा कर लिया है, वो कह रहा है कि नहीं करना ज्यादा, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पे 235 से 236 हो जाएगा। जी। सही है। और 92 तो आप नहीं रहेगा। तो ये पार्टिकल्स में हो जाते हैं, एक इसमें बेरियम बन जाता है और दूसरा क्रिप्टॉन बन जाता है। तो बेरियम 141 इंटू 56 और क्रिप्टॉन 36 इंटू 92 बन जाता है। इसके साथ साथ वो 3 न्यूट्रॉन्स और हमें दे देता है आउटपुट पे, और उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी दे देता है। सही है। जी सर। इसको आप काउंट कर लो तो ये 236 बन रहा है कि नहीं? 141, 92 एंड 3, 3 4 5 6। 236 बन रहा है। तो ये आपने काउंट भी करना है, ओके, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ओके, एमसीक्यूज में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होंगे, तो बस आपने इस तरह सिंपल एडिशन करना है और वहां पे बताना है कि ये एलिमेंट यहाँ पे बन गया। अच्छा, इसके बाद इस तरह होता है, तीन न्यूट्रॉन्स इसने आप मुझे दे दिए, तो 3 न्यूट्रॉन्स के सामने अगर और यूरेनियम आ गए, इसके सामने और यूरेनियम आ गया, एक न्यूट्रॉन के सामने और यूरेनियम आ गया, इस तरह इसके सामने, तो ये क्या कर लेगा, ये मुझे बेरियम दे देगा, ये मुझे बेरियम दे देगा, ये मुझे क्रिप्टॉन दे देगा, ये मुझे 3 और न्यूट्रॉन दे देगा, इसी तरह ये 3 और दे देगा, इसी तरह ये भी 3 और दे देगा। 3 और क्यों, मतलब कम में नहीं हो सकता? वेट जी, 3 सर, और क्यों कम नहीं हो सकता 3 से? नहीं, वो इक्वेशन को भी मैंने सेटिस्फाई करना है, 3 ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लो बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन देंगे, 4 नहीं दे सकते क्योंकि वो फिर 37 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अच्छा, इन 3 न्यूट्रॉन्स के सामने और न्यूक्लियर और यूरेनियम आ गया। सही है। और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद बेरियम दे दिया, क्रिप्टॉन दे दिया, और 3 और न्यूट्रॉन यहाँ पे मुझे दे दिए। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे 3 और मिल गए, इस तरह यहाँ पे भी 3 और मिल गए। अब ये 3 आगे और वो रिएक्शन करते जाएंगे, इनके सामने लेट से और यूरेनियम आ गया, इसी तरह इनके सामने, इस तरह इनके सामने, तो ये इसी तरह फैलता जाएगा। ठीक। तो इसको हम रिएक्शन चेन, होता जाएगा। हाँ रिएक्शन होता जाएगा, इसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये इस तरह होता है ना कि एटम बम्स जो होते हैं ना, वो आजकल न्यूक्लियर वो बम वो सारे हो गए, तो वो इसी तरह होते हैं, वो खुद ही फैलते जाते हैं। तो इस तरह रिएक्शन होते जाते हैं, वो आगे फैलते जाते हैं, और एक धमाका सा होता है, और वो यही एनर्जी होती है उसमें, रिलीज कर लेते हैं। सही है, इन ब्लास्ट में रिलीज कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको अब यहाँ पे आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको हमने स्टॉप किस तरह करना है। तो सर हम इसको लेड से स्टॉप करते हैं, जी लेड ब्लॉक्स वगैरह मोटे जी मोटे रखते हैं उसके अंदर। जी, लेड्स वो कंट्रोल रोड्स होते हैं ना, वो जी, कंट्रोल। इनके सामने रख देते हैं, तो उससे ये कंट्रोल हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपके जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं ये स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, ये हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं ना, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वहां पे ये सारे रोड्स होते हैं, ग्रेफाइट्स, कार्बन रोड, ये सारे रोड्स वहां पे होते हैं। तो इसके तो थ्रू एक डॉक्यूमेंट्री है शर्नोबिल, उसके अंदर मैंने वो देखा था। अब अच्छा, उसके अंदर ना रशिया में कोई था, तो वो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट ना वो फट गया था। तो उसके अंदर अब वो यही कहते हैं कि मतलब वो कैसे फट सकता है, वो काफी नियर टू इम्पॉसिबल होता है बताया। तो उसके बाद फिर वो यही कि जो लेड रॉड्स थे ना, उसके अंदर उन्होंने पता नहीं बीच में कोई प्लास्टिक मिलाया हुआ या ऐसी कोई चीज मिलाई हुई थी कि सस्ता बनाने के लिए ना उसको।
तो उसकी वजह से वो मतलब वो मसला हुआ और वो सारा फट गया और उनको वो पूरा शहर उन्होंने खाली किया और इतने ज्यादा लोग मर गए। पूरी डॉक्यूमेंट्री उन्होंने उसी पे बनाई हुई है वो सारी। अच्छा, तो क्या उसमें नाम था उन्होंने उसका? बताया था कि लेड के वो शर्नोबिल, CHERNOBYL। ओके। अच्छा, तो जी ये इसी तरह न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो होते हैं ना, वहाँ पे कंट्रोल रोड्स होते हैं इस तरह, तो उसके थ्रू ये इसका रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। तो दिस इज योर विजन रिएक्शन। जी सर।